अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो जैसे आप जानते हैं ना, हमने लास्ट टॉपिक में न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जो है ना क्या क्या करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फंक्शन के रिलेटेड है। मतलब हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या चीज़ होती है। इससे पहले हमने माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन की भी बात की थी। उसके बाद जो है ना न्यूट्रिशनल असेसमेंट हो गया, फिर हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की। उसके अलावा जो है ना हमने सोर्सेज की बात की थी कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जिससे हम अपना ग़िज़ा जो है ना वो ले सकते हैं, हम अपनी खुराक जो है ना बराबर कर सकते हैं। तो यही टॉपिक जो है ना हम आज कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो असल में ये न्यूट्रिएंट्स जो हम ले रहे हैं ना, जो हम इसकी इनटेक कर रहे हैं, तो इसका तो कुछ ना कुछ फंक्शन होना चाहिए ना। मतलब इस तरह तो नहीं है कि हम एक चीज़ को जो है ना खा रहे हैं लेकिन उसका कोई फंक्शन ही नहीं है। तो मतलब रिमेंबर वन थिंग, जो न्यूट्रिएंट हम खा रहे होते हैं, हम उसको फूड में इनटेक कर रहे होते हैं, तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के हवाले से बात नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके अलावा प्रोटीन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके अलावा जो हमारे पास मिसाल के तौर पर लिपिड्स हो गए तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस सारा जो है ना इसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलो पहले का जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं। जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, तो पहला जो हमारे पास है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो असल में कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ है, आपने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया होगा कि इट इज़ ए कम्बिनेशन या कंपाउंड्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। ठीक है, मतलब ये इट इज़ ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब इसमें जो है ना कार्बन की जो है ना प्रेजेंस मौजूद होती है, मतलब मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें ना, तो हम यहाँ पे उसकी फंक्शन की बात करेंगे, हम उसकी बायोकेमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट असल में क्या चीज़ है? दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन। एक मिनट में इसको ज़रा हटा दूँ। अच्छा, अब देख लो। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। मतलब क्या है कि कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जब ये तीन कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देख ले तो ये बता रहा है कि देर आर थ्री मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल दैट इज स्टार्चेस, शुगर एंड सेलुलोज। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास थ्री मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। जिस तरह हमने सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात की थी ना कि हम कहाँ से जो है ना ये न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, तो इस तरह से हम कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम कार्बोहाइड्रेट की जो है ना इनटेक कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है? तो हमारे पास स्टार्चेस हो गए, इसके अलावा शुगर हो गया, सेलुलोज हो गया। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इससे हम कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ले सकते हैं। अच्छा, स्टार्चेस और शुगर की बात कर लेते हैं। तो स्टार्चेस एंड शुगर्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना हमारे बॉडी के लिए, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है? वो है हमारे पास शुगर एंड स्टार्चेस। क्लियर हो गया? अच्छा, द ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द बैलेंस डाइट इज 5 to 7% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। मतलब आप अगर टोटल एनर्जी इनटेक करें, मिसाल के तौर पर आपकी जो टोटल एनर्जी इनटेक है वो 100% है। क्लियर हो गया? तो उसमें मोस्टली जो है ना 5 to 7% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक क्या होगा? वो हमारे पास जो बैलेंस डाइट है ना वो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट किसकी चीज़ की है? कार्बोहाइड्रेट की। मतलब ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के लिए कितना जो है ना वो बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट से रिक्वायर्ड होता है। मतलब कितना कार्बोहाइड्रेट जो है ना हम ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट ने ले सकते हैं। तो बैलेंस डाइट में हमारे पास क्या है? 5 to 7% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। जो टोटल एनर्जी इनटेक हम डेली करते हैं तो उसमें 5 to 7% ऑफ द एनर्जी कहाँ से आती है? वो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम दी कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हम काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। काम करने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है।
और एनर्जी का होना ज़रूरी इसलिए है कि अगर एनर्जी प्रेजेंट होगी तो हम काम कर सकेंगे, लेकिन अगर एनर्जी नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। इस तरह हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हमें एनर्जी न्यूट्रिएंट से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी में अगर हम देख ले तो 5 to 7% क्या है? 5 to 7% हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर हो गया? मोस्ट पाकिस्तानी डाइट, मोस्ट पाकिस्तानी डाइट्स कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप देख ले तो हमारे खानों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप देख ले तो शुगर, और ये शुगर की इस्तेमाल जो है ना वो हम कितनी करते हैं? मतलब बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जिस तरह से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, इसके अलावा अगर हम अपनी खुराक को देख ले उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस होती है। मतलब जिस तरह आपने देखा होगा ये मतलब ये हमारी जितनी भी घर के जो खाने हैं ना इसमें कार्बोहाइड्रेट की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स ऑफ एन एडल्ट इन 50 ग्राम स्टोर्ड एज ए ग्लाइकोजन। मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम खा रहे होते हैं उसमें 50 ग्राम्स क्या होता है? 50 ग्राम्स जो है ना वो स्टोर हुआ मतलब स्टोर होता है। अगर आपको अभी याद हो कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। ये क्या है? ये हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें अगर आप देख ले तो ग्लूकोज जो है ना वो क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है ना। क्लियर है? तो अगर ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज की जब हम इंटेक करते हैं तो ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है एज ए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होता है। तो कितना कार्बोहाइड्रेट हमारे पास जो है ना वो स्टोर होता है? तो 50 ग्राम्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना वो एज ए ग्लाइकोजन क्या होते हैं? वो स्टोर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा व्हेन अ पर्सन इज फास्टिंग दिस रिजर्व इज़ रैपिडली एग्जॉस्टेड। अब क्या मतलब है फास्टिंग का? क्या मतलब है? अगर किसी बंदे का रोज़ा है, क्लियर है, और वो रोज़ा रख रहा है तो उस रोज़े के दौरान जितना भी ग्लाइकोजन जो है ना वो स्टोर हुआ है वो क्या होता है? वो एग्जॉस्टेड होता है, मतलब वो यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि अगर हम जो है ना रोज़े रख रहे होते हैं तो सुबह के टाइम में हमारी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन जितना टाइम गुजरता है तो हमारी तबीयत ख़राब होती जाती है। मतलब हमें भूख भी लगती है, हमें प्यास भी लगती है। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जितना भी स्टोर्ड जो है ना स्टोर ग्लाइकोजन हो गया, जितने भी स्टोर चीज़ें होती है तो वो स्लोली यूज़ हो रही होती है और आखिर में वो क्या हो जाती है? वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो हमें भूख लग जाती है। तो अगर आपका रोज़ा है, क्लियर है, और उस दौरान जो है ना मतलब आप कुछ भी नहीं खा रहे होते तो उस दौरान आपका जो स्टोर मटेरियल है ना वो क्या होगा? वो यूज़ हो रहा होगा। क्लियर होगा? ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल फिजियोलॉजी है ना कि जब भी आप कुछ खा नहीं रहे होते तो मतलब आपका जो बॉडी में स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फूड होता है, स्टोर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो यूज़ हो रहे होते हैं। क्लियर है? अच्छा, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट बर्न इन द बॉडी गिव 4 किलो कैलोरीज। जब भी हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट की यूज़ हो जाती है, वो उसकी बर्न हो जाती है, तो वो हमें कितनी एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड करेगा? वो हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कर दिया। ये कैलोरीज पे हम क्लास ले चुके हैं, पिछले क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया था। मैं इस पे एक थॉरली एक क्लास लूँगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि उसमें इस तरह का एक चार्ट होता है और उसमें लिखा होता है कि ये जो खुराक हमारे पास प्रेजेंट है तो इसमें कितने किलो कैलोरीज जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम उस पर क्लास लेंगे, मैं सेपरेटली एक क्लास बना दूँगा। क्लियर है? अच्छा, सो 1 ग्राम हमारे पास ये MCQs में भी आ सकता है कि 1 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? 1 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जब यूज़ हो जाता है, जब बर्न हो जाता है, तो वो हमारे पास कितना किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है? 4 किलो कैलोरीज। अच्छा, अब आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ? प्रोटीन्स की तरफ। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें ना तो प्रोटीन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मतलब अगर प्रोटीन जो है ना ये हमारे बॉडी का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब प्रोटीन ही से जो है ना सब कुछ बना हुआ होता है।
सो दीज आर हाईली कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, ये आपने पढ़े होंगे कि हमारे पास क्या है, हाईली कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर है? In the growing animal, an abundant supply of protein is needed to provide amino acid for the synthesis of structured protein. अब ये structured protein क्या मतलब है? मतलब structured protein वो प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी में एज ए स्ट्रक्चर जो है ना वो काम करते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सेल मेम्ब्रेन देखा होगा तो उसमें भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, प्रेफरल प्रोटीन्स होते हैं। तो ये क्या इसकी मतलब ये बता रहा है कि जब भी कोई एनिमल अगर ग्रो कर रहा है तो उसके लिए सप्लाई ऑफ प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस सप्लाई ऑफ प्रोटीन से वो जो है ना टू प्रोवाइड अमाइनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर प्रोटीन। मतलब आप प्रोटीन को प्रोवाइड करेंगे, वो उसकी ब्रेक डाउन करेगा, अमाइनो एसिड उससे बनाएगा और उससे जो है ना फिर जो है ना बाद में स्ट्रक्चर प्रोटीन बन जाता है। तो मतलब अगर बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाना है और ग्रोइंग स्टेज में अगर बॉडी के स्ट्रक्चर्स को मजबूत बनाना है तो उसके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? प्रोटीन की इंटेक इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद इन द डाइट ऑफ एन एडल्ट, अब एडल्ट की बात कर लेते हैं। प्रोटीन इज नीडेड टू मेंटेन द प्रॉपर लेवल ऑफ द बॉडी प्रोटीन। क्लियर हो गया कि जब भी एडल्ट का जो आपका जो एडल्ट लाइफ है, एडल्टहुड है, तो उसके दरमियान उस वक्त में आपको क्या जो है ना रिक्वायर्ड होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्या है कि जब आप प्रोटीन की इंटेक करेंगे तो आपका जो बॉडी है ना वो बिल्डअप करेगा, वो ग्रो करेगा, वो अच्छी तरह से जो है ना उसकी नशोनुमा होगी। क्लियर है? सो इन द डाइट of an adult, protein is needed to maintain the proper level of the body protein, proper level of the body protein को maintain करने के लिए, इसके अलावा to build up new proteins after wasting a disease। मतलब क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर आपको कोई डिजीज़ हो गई तो उसकी वजह से आपका जो मतलब प्रोटीन है ना वो ज़ाया होता है। क्लियर है? क्योंकि बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो मतलब आपका जो मिसाल के तौर पर आपको कोई टाइफाइड हो गई, कोई भी डिजीज़ हो गई है, तो उससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम अपना जो है ना काम करता है। उस काम करने की वजह से उसमें जो है ना कुछ प्रोटीन इस तरह के होते हैं कि वो ज़ाया हो जाती है। तो मतलब बॉडी में लेवल जो है ना वो कम पड़ गया है ना। तो अगर आपको कोई डिजीज़ हो गई है तो उसके दरमियान उसको वापस बिल्डअप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़रूर करना चाहिए। क्लियर है? तो सिंपल अगर हम यहाँ पे देख ले तो बॉडी डेवलपमेंट के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, बिल्डअप ऑफ न्यू प्रोटीन्स के लिए हमारे पास डाइट में क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। अच्छा, सो the protein also supply amino acids essential for the synthesis of enzymes and proteinaceous hormone। अब आपको सिंपल पता होगा, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्रेजेंट होती है कि प्रोटीन असल में क्या चीज़ करती है, वो अमाइनो एसिड की सप्लाई करती है। और वो अमाइनो एसिड फिर जो है ना वो किस चीज़ के लिए एसेंशियल होते हैं? वो एसेंशियल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। जो एंजाइम्स बना रहे होते हैं, आपने देखा होगा एंजाइम्स एक्ट लाइक ए प्रोटीन। क्लियर है? मतलब प्रोटीन और एंजाइम का जो है ना मतलब सिंथेसिस ऑफ एंजाइम के लिए अमाइनो एसिड्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अमाइनो एसिड हमारे पास कहाँ से आएंगे? जब हम डाइट में, हम खुराक में प्रोटीन की इंटेक करेंगे। इस तरह से अगर प्रोटीनिशियस हार्मोन है तो प्रोटीनिशियस हार्मोन को बनाने के लिए और बॉडी में इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। और अमाइनो एसिड कहाँ से आएंगे? वो हमारे पास डाइट से आएंगे, जो प्रोटीन के हम डाइट लेंगे। क्लियर? अच्छा, अब ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, हम कितनी प्रोटीन को जो है ना उसकी इंटेक कर सकते हैं बैलेंस डाइट के हवाले से। सो द ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन बैलेंस डाइट इज़ 10 to 15%। मतलब क्या है कि अगर आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा हमने कार्बोहाइड्रेट्स में 5 to 7%। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट की जब हमने बात की तो वहाँ पे 5 to 7% था, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख ले तो 10 to 15% ऑफ द टोटल एनर्जी इंटेक हमारे पास क्या है? वो प्रोटीन्स की। इसके अलावा दे कैन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी नीड्स। मतलब क्या है कि अगर बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है और कार्बोहाइड्रेट या फैट्स की कमी आ गई है
तो उसकी वजह से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको मतलब बराबर करने के लिए, उसको मेंटेन अपनी लेवल तक लाने के लिए क्या कर सकता है, ये बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है। मतलब प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी नीड्स, अगर बॉडी को ज़रूरत है एनर्जी की तो ये क्या करेगा, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तवानाई जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब जब जब हमारे पास 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है ना उसकी बर्न हो जाए, मतलब वो जो है ना यूज़ हो जाए, तो वो हमारे पास कितनी जो है ना वो करेगा, वो हमें 4 किलो कैलोरीज की जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया। सो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन बर्न इन द बॉडी गिव 4 किलो कैलोरीज। ये एमसीक्यूज में आते हैं। मतलब अगर आपने कार्बोहाइड्रेट का देखा होगा तो कार्बोहाइड्रेट हमें कितना जो है ना वो प्रोवाइड करता था, वो भी 4 किलो कैलोरीज था। इस तरह से अगर हम प्रोटीन को देख ले तो वो प्रोटीन कितना करता है, 4 किलो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, प्रोटीन्स हो गए। अब हम यहाँ पे फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोटीन के हमारे पास क्या फंक्शन है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन और वेस्टिंग की जो है ना बैलेंस रखना, और अमाइनो एसिड्स का होना, एंजाइम्स का जो है ना बनना, और इसके अलावा प्रोटीनिशियस हार्मोन का जो है ना बनना, ये सारी चीज़ें क्या है, एनर्जी हम हमारी बॉडी को प्रोवाइड करना। ये सारी चीज़ें ये कौन फंक्शन परफॉर्म करता है, ये असल में प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, आपने इसके अलावा प्रोटीन के और भी बहुत सारे फंक्शन पढ़े होंगे, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ के हवाले से तो इसलिए हम इतने डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं फैट्स के हवाले से। तो अगर हम देख लें ना, फैट्स को हम दूसरी ज़ुबान में क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री की ज़ुबान में हम इसको कहते हैं लिपिड्स। सो फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट इन डिफरेंट रेशोज। मतलब डिफरेंट रेशोज का मतलब यह है कि कार्बन की तादाद मुख्तलिफ होती है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन की तादाद मुख्तलिफ होती है ऑक्सीजन से। मतलब डिफरेंट रेशोज में हमारे पास प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब यह हमारे पास क्या करेगा, 1 ग्राम ऑफ फैट बर्न इन द बॉडी गिव 9 किलो कैलोरीज। हमारे पास जो प्रोटीन्स थे और कार्बोहाइड्रेट्स थे वो क्या कर रहे थे, वो हमारे पास 4 किलो कैलोरीज दे रहे थे। लेकिन हमारे पास जो फैट्स है ना, जो लिपिड्स है, जब उसकी 1 ग्राम ऑफ फैट बर्न हो जाए ना तो वो हमारे पास कितना जो है ना प्रोवाइड करेगा, 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद फैट्स आर मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स इन द डाइट। अब क्या है कि फैट्स जो है ना ये हमारे पास आर मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डाइट है। क्लियर है। मतलब इसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। क्लियर हो गया। फैट्स आर टेकन एज घी, बटर, क्रीम, चीज़, फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स। ये हमारे पास अगर हम फैट्स की बात करें ना तो फैट्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, घी में प्रेजेंट होता है, बटर में प्रेजेंट होता है, क्रीम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा चीज़ हो गया, फिश ऑयल हो गया और वेजिटेबल ऑयल। ये हमारे पास जितने भी ये खुराक है ना, इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, फैट्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद फैट्स आर स्टोर्ड इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड रिजर्व मटेरियल फॉर लेटर ऑन यूज़। मतलब क्या है कि फैट्स असल में हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा होता है। तो अगर वो स्टोर होगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ में स्टोर होगा। और रिमेंबर वन थिंग, फैट्स हमारे पास मोस्टली जो है ना वो कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में। तो एडिपोज टिश्यूज़ में जब ये स्टोर होगा और जब हमें जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये फिर जो है ना यूज़ होगा। जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की है, जब किसी का वज़न ज़्यादा हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, हम उनको खुराक कम कर देते हैं और एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या होता है, मतलब उसकी बॉडी में फ़ैट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो जब फैट्स की तादाद ज़्यादा होती है तो हम उसको बर्न कर रहे होते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर करके हम क्या करते हैं, उसकी जो फैट्स की लेवल है उसको डाउन करते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो फैट्स हैं ना ये असल में कनेक्टिव टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं। अच्छा, एब्सेंस ऑफ द फैट्स इन डाइट कॉजेज मॉल न्यूट्रिशन। अब इस तरह भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है ना फैट्स की इंटेक ना करें। फैट्स की इंटेक इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा जब इंडिया में और ये जितनी भी जो है ना कैटेगरीज होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेबल्स की इंटेक करते हैं, वो मीट्स और ये लिवर और ये जो है ना जितने भी फैट्स वाले खुराक हैं ना वो नहीं खा रहे होते। फ़िश हो गई,
तो जब वो ये नहीं कर रहे होते तो उसमें फैट्स की तादाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो रिमेंबर वन थिंग, हमने माल न्यूट्रिशन में ये बात की थी कि जब भी किसी न्यूट्रिएंट की तादाद हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक हो गया। सो द एब्सेंस ऑफ द फैट्स इन द डाइट कॉजेज माल न्यूट्रिशन। अब वो एब्सेंस अगर फैट्स की है तो हम उसे माल न्यूट्रिशन कहेंगे, और अगर वो प्रोटीन की है तो हम प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन कहेंगे, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट की है तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट की माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एब्सेंस ऑफ द फैट्स इन द डाइट आल्सो प्री डिस्पोजेज टू ट्यूबरकुलोसिस। अब यहाँ पे ये फिनोमिना है कि मतलब जिस बंदे की बॉडी में फैट्स की तादाद बिल्कुल ही कम हो जाती है तो उसको ट्यूबरकुलोसिस की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? तो उसको टीबी जो है ना वो हो सकती है, मतलब ये प्री डिस्पोजेज है, ज़रूरी नहीं है कि हो जाए लेकिन हो सकती है। क्लियर हो गया? अब ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है? सो द ऑप्टिमम नीड ऑफ द फैट्स इन द बैलेंस डाइट इज 15 to 30% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। क्लियर है? 5 to 7%। इसके बाद हमने प्रोटीन के पढ़ लिया। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो 15 to 30% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। अच्छा, तो ये हो गए कुछ फैट्स के हवाले से। इसके बाद जो है ना अब डिस्कस कर लेते हैं मिनरल्स को, और उसके बाद विटामिन हो गए। क्लियर है? इस तरह अगर हम यहाँ पे देख लेना तो मिनरल क्या चीज़ होती है ये ऑलरेडी आपको पता होगा। मतलब अगर मिनरल्स में हमारे पास ये कैल्शियम हो गए, फास्फोरस हो गई, सोडियम हो गई, पोटाशियम हो गई, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, वाटर, ये सारे क्या है, ये हमारे पास मिनरल है। अच्छा, सो देयर आर 21 नाउन मिनरल दैट मेक अप अबाउट 4 to 5% ऑफ द वेट ऑफ ए 70 kg मैन। अगर मिसाल के तौर पर एक 70 kg का जो है ना एक बंदा है तो उसमें 21 नाउन मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर उसमें 21 नाउन मिनरल्स प्रेजेंट हो तो वो कितना परसेंट जो है ना वेट ऑफ द बॉडी लेंगे? 4 to 5% ऑफ द वेट ऑफ ए 70 kg मैन। मिसाल के तौर पर 70 kg है तो 70 kg में 4 to 5% ऑफ द वेट किस चीज़ का होगा? वो हमारे पास ये 21 नाउन मिनरल जो है ना ये ले रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन टिश्यूज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कम्बिनेशन। मतलब इसमें कुछ होते हैं कि ऑर्गेनिक होते हैं और इसके अलावा कुछ भी उस तरह के भी होते हैं कि वो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो मतलब ये मुख्तलिफ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ जो है ना ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम देख ले सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह आपको पता होगा कि कैल्शियम और ये पोटाशियम और ये चीज़ें किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है? नर्व इम्पल्सिस के लिए प्रेजेंट होती है, मतलब नर्व इम्पल्सिस की जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इस तरह से अगर हम कैल्शियम और पोटाशियम और सोडियम इस चीज़ की बात करें तो हार्ट में भी इसका जो है ना बड़ा किरदार होता है। मतलब हार्ट पंपिंग में अगर आपने जो है ना आपको अगर फिजियोलॉजी में वो टॉपिक याद हो जिस तरह हमने स्टडी किया था, मैं अपनी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो आपने भी स्टडी किया था एक्शन पोटेंशियल ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द ह्यूमन हार्ट। तो एक्शन पोटेंशियल जब हो रहा होता है तो उसमें कुछ जो है ना आयंस अंदर जा रहे होते हैं और कुछ आयंस जो है ना वो बाहर जा रहे होते हैं। जिस तरह हमने इनिशियल डीपोलराइजेशन, फाइनल डीपोलराइजेशन या फाइनल रीपोलराइजेशन एंड इनिशियल रीपोलराइजेशन, ये सारा कुछ जो है ना ये फिजियोलॉजी में प्रेजेंट है। तो उसमें क्या चीज़ यूज़ हो रहा होता है? उसमें हमारे पास जो है ना इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो मिनरल्स का हमारे बॉडी में प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है? इस तरह से अगर हम आयरन की बात करें तो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा, वो आपको ये सिंपल यहाँ से बता देगा कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर ये और बस यहाँ पे बात को ख़त्म कर देगा। लेकिन आपने टीचर से पूछना है कि हमारे पास कितने में ये जो प्रेजेंट है ना इसका फंक्शन क्या है। तो अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन क्या है? आयरन हमारे HB में जो है ना प्रेजेंट होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन के लिए आयरन का होना ज़रूरी है, तो अगर आयरन की तादाद हमारी बॉडी में कम होगी तो हीमोग्लोबिन की तादाद कम हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से ये सारे जो है ना ये क्या कर रहे होते हैं? ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद मिनरल्स आर जस्ट एज वाइटल एज विटामिन्स
एंड आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग इन द बॉडी इन द हेल्थी स्टेट। या अब ये सिंपल सी बात है कि मिनरल जो है ना वो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह अगर हम देख ले तो वाटर भी जो है ना ये मिनरल है, तो वाटर की तादाद जो है ना हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर सख्त गर्मी है तो हमारी बॉडी के लिए जो है ना नॉर्मल कितनी वाटर जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। तो रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको जो है ना मतलब सख्त गर्मी है तो उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको जो है ना 13 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है डेली। और अगर आप कुछ काम करते हैं तो इसके अलावा जो है ना आप इससे ज़्यादा भी जो है ना इनटेक कर सकती है। अच्छा, अब आ जाते हैं विटामिन के हवाले से। विटामिन असल में है क्या चीज़? तो रिमेंबर वन थिंग, these are the organic substances that must be taken as a performed at provitamins। क्लियर है? मतलब प्रोविटामिन के फॉर्म में जो है ना हम इसको लेते हैं और ये इस हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। क्लियर हो गया? और दे डू नॉट गिव एनर्जी, मतलब ये हमें जो है ना एनर्जी नहीं दे रहे होते, लेकिन इसका काम क्या होता है ये अब हम आगे जो है ना स्टडी करते हैं। दे आर नीडेड इन द माइन्यूट क्वान्टिटीज़, मतलब ये माइन्यूट क्वान्टिटीज़ का मतलब ये है कि हमारे पास अगर ज़रूरत इसकी पड़ती भी है तो ये हमें जो है ना कम मकदार में रिक्वायर्ड होती है। मतलब हम इसकी जो है ना अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे पास क्या है, वो कम है, ये हमारे पास माइन्यूट क्वान्टिटीज़ में रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास क्या है, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उसके लिए मतलब विटामिन्स का होना जो है ना वो लाजमी है। अगर आपकी बॉडी में आप जो है ना चाह रहे हैं कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म हो तो आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी में विटामिन्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन का फंक्शन ही ये है कि वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म कर सके। अच्छा, इनसफिशेंसी ऑफ विटामिन्स रिजल्ट इन डिफिशिएंसी डिजीज़ एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब सिंपल सी बात है कि जब ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिज्म को तो जानते हो ना, मेटाबॉलिज्म का क्या फंक्शन है, मतलब मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स जो सेलुलर लेवल पे होता है। क्लियर है? तो जो सेलुलर लेवल पे ब्रेक डाउन होती है जिसमें एनाबॉलिज्म हो गई, कैटाबॉलिज्म हो गई, तो ये इसके कुछ पार्ट्स है। तो उस फंक्शन के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब विटामिन्स नहीं होंगे तो उसके अलावा डिफिशिएंसी डिजीज़ आएंगे। डिफिशिएंसी डिजीज़ इस तरह के होते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा विटामिन ए हो गई, विटामिन बी हो गई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये हमारे पास क्या है, विटामिन ए के विटामिन ए का कुछ फंक्शन है। मिसाल के तौर पर आप विटामिन ए को ले लें तो जब इसकी डिफिशिएंसी आ जाती है तो ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा कि आपको क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो है ना वो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पास जो है ना बोन्स के लिए जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये जो है ना सारा प्रोसेस चल रहा होता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में इनसफिशिएंसी ऑफ विटामिन आ गई है तो एक तो डिफिशिएंसी डिजीज़ आपको काज हो सकती है और दूसरा जो है ना आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं होगा। इसके अलावा vitamins are found in the food supply but some are made in the human's intestine by friendly bacteria। अब आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज इस तरह के प्रेजेंट होते हैं जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। हमने उसको जो है ना जगह प्रोवाइड की है और वो हमें जो है ना कुछ फंक्शन पर प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा वो हमें देते हैं। तो इस तरह से हम फूड में जो है ना उसकी इंटेक तो करते हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारी ह्यूमन इंटेस्टीन है ना इसमें भी कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, विटामिन्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये बात याद रख लिया करो। अच्छा, विटामिन्स जो है ना ये हमारे पास है, दीज आर फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। मतलब इसमें हमारे पास कुछ जो है ना फैट सॉल्युबल है और कुछ हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। यहाँ इसकी डिटेल इसलिए नहीं डाली गई क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ है, तो आपने बायोकेमिस्ट्री में यह सारी चीज़ें जो है ना ये ऑलरेडी डिस्कस की होंगी कि फैट सॉल्युबल कौन कौन से है, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से है, विटामिन ए का क्या फंक्शन है, बी का क्या फंक्शन है,
सी का क्या फंक्शन है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे आपको सिर्फ एक तौरली जो है ना वो रिविजन हो रही है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा इन जनरल विटामिन रेगुलेट बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी होती है, जितने भी मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म होता है, तो वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है, वो हमारे पास है विटामिन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बैलेंस डाइट। क्लियर है। उसके बाद जो है ना हम फूड ग्रुप्स की बात करेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड की बात करेंगे। तो ये एक लॉन्ग चैप्टर है, हम इसको जो है ना डिस्कस करने वाले। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक था वो फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स था। तो फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को आपने याद करना है, क्योंकि फिर जो है ना आपको मसला होगा, ये क्वेश्चन में आ सकता है। फूड ग्रुप्स का जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है कि डिफाइन डिफरेंट फूड ग्रुप्स। तो ये चीज़ें आप याद रख लिया करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम।